हेलो दोस्तों, मैं आफ्ताब राना आप सभी का अपने YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन के दृष्टि से हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री का हिंदी होता है इतिहास। इतिहास क्या है? मतलब हम लोग इसमें बीती हुई घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, बीती हुई घटनाओं को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जनक हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं, यानी एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। और हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। एक नंबर में प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा नंबर में आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा नंबर में ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एरा और इसको बोलते हैं हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक एरा। एक आगा भी भूगर्भ वैज्ञानिक का नाम, इसको पुरातत्वविद भी बोलते हैं हम लोग, जिसका नाम है ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस ने लिखित साक्ष्यों के आधार पे इसको 3 कालखंड में बांटा, जो था प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब यह है कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य जो था वह नहीं था। तो इसके परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य है परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और इसे पढ़ा भी जा सका है, तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और इस सब का विभाजन लिखित साक्ष्यों के आधार पर विभाजन जो किया था वह ब्रूस ने किया था। तो इसको हम लोग देख लिए। अब स्पेशली हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल, इसमें पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, समकालीन भारत या समकालीन भारत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक एरा। इसको मिटा देते हैं। इसका लिखित साक्ष्यों के आधार पे ब्रूस ने इसका विभाजन किया था, तो हम लोग स्पेशली भी पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में 3 कालखंड पढ़ना पड़ेगा। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। देख ले, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर या स्टोन। तो हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, पहले तो इसको देखते हैं कि आरंभ कब से हुआ था। तो पूरा पाषाण काल जो था वह 25 लाख
BC यानी बिफोर क्राइस्ट से लेकर लगभग 12,000 BC तक चला पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल का टाइम देखते हैं तो लगभग यह 12,000 BC से लेकर 5,000 BC तक यानी ईसा पूर्व। BC का अर्थ होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को BC या ईसा पूर्व बोलते हैं। और नव पाषाण काल जो स्टार्ट होता है वह लगभग 5,000 से लेकर और 3,000 BC तक चलता है। तो यह पाषाण काल का टाइमिंग हो गया कि पूरा पाषाण काल 25 लाख BC से लेकर 12,000 BC, मध्य पाषाण काल 12,000 BC से लेकर 5,000 BC और नव पाषाण काल 5,000 BC से लेकर 3,000 BC तक। अब हम लोग इसमें स्पेशल पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल में देखेंगे कि मानव जो था उस समय मानव कैसा था, खाना बदोश, जिसको हम लोग आदि मानव कहते हैं। तो मानव उस समय कैसा था, वह आदि मानव था, यानी नंगे घूमता था उस समय, खाना बदोश था। खाना बदोश का अर्थ यह होता है, दूसरा शब्दों में इसको यूज किया जाए तो खाद्य संग्राहक, यानी सिचुएशन चाहे जैसा भी हो उसको केवल और केवल अपना पेट भरने से मतलब होता है। जैसे एक 6 महीना के बच्चे को देखते हैं हम लोग, तो घर में कोई विकट परिस्थिति है या कुछ भी हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है, उनको केवल और केवल अपने पेट भरने से होता है। तो उस समय मानव जो थे वह खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, इनको यायावत भी कहा जाता है। तो यायावत थे। अब देखें कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल में मानव जो थे वह आदि मानव या खाना बदोश ही थे, लेकिन वह सबसे पहले आकर के अफ्रीका में बसे। तो अगर आप कोई स्टेट कमीशन का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव सबसे ज्यादा या सर्वाधिक दिन किस काल में बिताया, तो उसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। लगभग अगर देखा जाए तो 24 लाख और 88,000 साल कहाँ बिता दिया, वह पूरा पाषाण काल में बिता दिया। और बसा जो था मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में क्रैडल ऑफ मैनकाइंड। अर्थ वही हुआ कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो मानव जाति का पालना जो है वह अफ्रीका को कहा जाता है। इस समय जो आदि मानव थे वह बड़े पत्थर, उस समय पत्थर का इस्तेमाल होता था, लेकिन कैसा पत्थर, तो बड़ा पत्थर का इस्तेमाल होता था। जैसे हम लोग देखते हैं कि झुंड, उस समय न कृषि का खोज हो चुका था। जब कृषि का खोज हुआ ही नहीं तो वो अपना पेट कैसे भरेंगे, तो वह जीव जंतु को मार करके खाते थे। तो जानवरों के समूह को मतलब एक तरफ से मतलब उसको हकाया जाता था, या मतलब इसको देहात की भाषा में अगर क्या है तो चारों तरफ से मिल करके उसको किसी एक दिशा में भागा जाता था। और आदि मानव जो थे वह बड़े पहाड़ पर बड़ा पत्थर को लेकर जब देखते थे कि जिस रास्ते से जा रहा उस रास्ते पे वह पत्थर गिरा देते, मतलब धकेल देते थे, धक्का दे देते थे, जिसके कारण उस पत्थर से दबकर वह जानवर की मृत्यु हो जाती थी और उसको नोच नोच कर खा लेते थे। फिर देखते हैं कि सबसे बड़ा इसमें एक चीज का खोज हुआ, यह आग का भी खोज कहाँ हुआ था, यह पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग देख लिए, सबसे ज्यादा मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। अब हम लोग पूरा पाषाण काल को छोड़कर मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल यानी ये देखेंगे मध्य पाषाण काल, तो इसका टाइमिंग जो था वह 12,000 से लेकर 5,000 BC तक यानी ईसा पूर्व तक चला। इसमें मानव ने कुछ विशेष नहीं, लेकिन हाँ इसमें आप जो सुनते होंगे अंत्योष्टि का अर्थ होता है दाह संस्कार।
तो अंत्योष्टि का कार्य कब से स्टार्ट हुआ? तो वह मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ, यानी दाह संस्कार। और इसमें दाह संस्कार के अलावा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। इसको हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं। दाह संस्कार यहीं से स्टार्ट हुआ। अब आप जानते हैं कि दाह संस्कार जब यहां से हुआ तो शव का ढेर, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि शव का ढेर सर्वाधिक कहां से हुआ, तो इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ। अंत्येष्टि का कार्यक्रम कहां से स्टार्ट हुआ? तो अंत्येष्टि का कार्यक्रम मध्य पाषाण काल से हुआ। अब पशुपालन हम लोग देखेंगे। मानव ने सबसे पहले किसी पशु को अगर पाला तो वह था कुत्ता। पाला नव पाषाण काल में। लेकिन पशुपालन की बात की जाए तो पशुपालन का प्रारंभ हो गया था आपका मध्य पाषाण काल से ही। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ था। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के 3 साक्ष्य मिले हैं। वह 3 साक्ष्य कौन थे? तो 1 नंबर में है आपका आदमगढ़। आदमगढ़ जो यह एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ और आजमगढ़ थोड़ा सा डिफरेंट है। आजमगढ़ बोलते हैं तो वह उत्तर प्रदेश में है और आदमगढ़ एमपी में है। आजमगढ़ का नाम चेंज होकर उसका नया नाम एक होने वाला है आर्यमनगढ़। चेंज हो जाएगा। आजमगढ़ का नया नाम जो हो जाएगा वह आर्यमनगढ़ हो जाएगा। लेकिन यह आदमगढ़ है, तो आदमगढ़ मिल गया कहाँ से? मध्य प्रदेश से। दूसरा एक स्थान है बागौर, यह राजस्थान से मिला है। और तीसरा है एक उत्तर प्रदेश का ही जगह है सराय बहादुर। सराय बहादुर राय या गढ़ बोला जाता है। बुक में राय देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर गढ़ भी। तो पशुपालन को जो का साक्ष्य जो था वह आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, सराय बहादुर राय या सराय बहादुर गढ़ वह जो था वह कहाँ से मिला? उत्तर प्रदेश से मिला। तो हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ लिए। अब मध्य पाषाण काल से हम लोग नव पाषाण काल की ओर आते हैं। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल या इसको हम लोग नव पाषाण काल या इसको उत्तर पाषाण काल बोलते हैं, या इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसका जो स्टार्ट हुआ था वह 5000 से लेकर और 3000 तक हुआ था। इसमें आप लोग अभी कंफ्यूज कीजिएगा, होगा कैसे तो बताते हैं। कृषि जो स्टार्ट किया था वह कृषि जो स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? मेहरगढ़ एक स्थान है। मेहरगढ़ का स्थान है जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो कृषि जो स्टार्ट हुआ था वह 7000 BC पहले स्टार्ट हुआ था। जबकि हम लोग अभी पढ़े थे कि 12000 से लेकर और 5000 तक इस कालखंड को हम लोग पढ़े थे किसमें? मध्य पाषाण काल में। लेकिन हम लोग जो बता रहे हैं कि कृषि यानी नव पाषाण काल में हुआ था लगभग 7000 BC पहले। तो ऐसा होता है कि एक ही समय 2-2 कालखंड चल सकते हैं। जैसे आप जिस एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहाँ एक पूरा जो एरिया होगा तो किसी क्षेत्र को देखिएगा कि वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है लेकिन कोई क्षेत्र कम होता है। तो एक ही समय में 2-2 कालखंड देखने को मिलते हैं। तो कृषि जो स्टार्ट हुआ था वह कहाँ से? मेहरगढ़ से। किस किस चीज़ का? एक जौ और दूसरा गेहूं। एक जौ और दूसरा किसका? गेहूं। तो मेहरगढ़ है कहाँ? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ सुलेमान एवं किरथर। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच कौन है? मेहरगढ़ है।
कृषि स्टार्ट भी देख लें कि कृषि स्टार्ट कब से हुआ था, तो 7000 BC से स्टार्ट हुआ था। अब उसमें देख लें कि कौन कौन सा है, तो जौ और गेहूं, यह भी देख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो था वह सबसे पहले एक मतलब इसमें पशु का ये हुआ था, पशु पाला गया था, उस पशु का नाम क्या था, कुत्ता का ये हुआ था। लेकिन एक UPPCS का क्वेश्चन था कि होमोसेपियंस यानी मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, और नामकरण ये कि जनक का था कैरोलस लिनियस को। लेकिन होमोसेपियंस यानी होमोसेपियंस कहने का अर्थ क्या, सभ्य मानव। तो सभ्य मानव का पालना कहाँ से हुआ था, तो सभ्य मानव नवपाषाण काल से ही हुआ था। वैसे यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो मानव सभ्यता का पालना जो है वह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो यहाँ पर हो गया कि सभ्य मानव का जो पालना था वह भी एशिया में मैहरगढ़ से यहाँ पे हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब पुरातात्विक स्थल देख लेते हैं कि पुरातात्विक स्थल जो जो मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं और वहाँ से क्या मिले हैं। तो हम लोग इसके बारे में इसको एक नक्शा से हम लोग देखेंगे जनरली। तो पुरातात्विक स्थल देखते हैं, तो ये ऊपर का क्षेत्र देखते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर, जनरली इसी टाइप का अच्छा देखते हैं हम लोग, इस टाइप का देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये अपना हो गया जम्मू कश्मीर का पार्ट। लेकिन यहाँ पर एक है तमिलनाडु, मद्रास। तो मद्रास के पल्लव रन, मद्रास के कहाँ पल्लव रन से मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मद्रास के पल्लव रन से। और यहाँ पर पल्लव वंश का शासन भी था। तो इससे याद हो जाएगा कि मद्रास के पल्लव रन से किसका साक्ष्य मिला है, तो मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। अब यहाँ पर देखते हैं आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक जगह है यहाँ पर भीमबेटका। तो यहाँ से चित्रकारी मिला है, चित्र मिला है। और वह चित्र कैसा था, तो वह चित्र जो था वह जानवर का था। तो मध्य प्रदेश से मिला क्या, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से चित्र मिला है। और यहीं पर एक है बिहार। तो बिहार में भी पुरातत्व स्थल मिले, लेकिन वहां पर कुछ एक विशेष कोई भी वैसा चीज नहीं मिला है जिसको नाम दिया जाए। लेकिन पुरातत्व स्थल बिहार में है। और वह कहाँ है, तो वह उसका नाम जगह है चिरांद। और चिरांद जो पड़ता है वह छपरा और सारण, सारण उसका मुख्यालय है। तो चिरांद जो है वह सारण में, ये देख लिए। फिर अब देखते हैं यहाँ पर जम्मू, ये जो है जम्मू कश्मीर में भी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर का ये जो देख रहे हैं वह 30% हिस्सा जो है यानी 30% हिस्सा जो है वह POK के नाम से जाना जाता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाला जो देख रहे हैं 10% हिस्सा यानी 10% हिस्सा जो है वह अक्साई चीन यानी चीन वाला लिए हुआ है। अब अपने पास बचा मात्र 60% कश्मीर। इसमें भी अगर 30% को भी पढ़ेंगे तो 30% में देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो होता है वह गिलगिट कहलाता है। ये वाला जो हो गया वह गिलगिट हो जाता है। और ये वाला क्षेत्र जो हो जाता है वह बाल्टिस्तान हो जाता है। और ये जो बचा वह आज़ाद कश्मीर कहलाता है। और इन तीनों का जो राजधानी है वह मुजफ्फराबाद जो है वह यहीं पर है। इसमें भी एक है जो भी हाल ही मतलब कुछ वर्षों पहले यहाँ पर एक वैली है सब्सक्रान घाटी। सब्सक्रान घाटी को पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया है। तो उस पर नहीं हम लोग जनरली बात करते हैं कश्मीर पे। तो ये जो हो गया अपना कश्मीर जो 60% है, तो ये हो गया आपका कश्मीर, ये हो गया आपका लेह लद्दाख। और ये वाला जो बचा आपका क्षेत्र ये है। और ये वाला जो है वह जम्मू है। तो उस समय सब संयुक्त था। तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर इसको मिटाते हैं।
बुर्ज होम एक जगह है, बुर्ज होम, तो बुर्ज होम से जो मिला है वह गर्त आवास मिला है। गर्तावास, गर्तावास मतलब समझिएगा क्या होता है। गर्त अर्थात होता है क्या, गड्ढा। गर्त का अर्थ क्या होता है, गड्ढा। जैसे आप देखते होंगे कि जनरली जैसे कुत्ता हो गया या मतलब क्या, हाँ कुत्ता जो हो गया वह अपने दोनों आगे वाला पांव से मिट्टी को खोदकर और उसी में रहने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गर्त या गड्ढा। तो अब बुर्ज होम में गर्तावास मिला और उस गर्तावास में मानव के साथ साथ कुत्ता भी रहता था, उसका भी साक्ष्य जो है वह वहां पर मिला है। तो आज हम इतिहास के यहीं तक पढ़ें और फिर हम इसके बारे में जो इतिहास का नेक्स्ट और भी जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप कमेंट करके बताया कि यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वह आप तक पहुंच जाएगा। और अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।